और बाय एबनॉर्मल लॉस 2150 आ जाएगा। ठीक है, नया जो मॉड्यूल प्रिंट हुआ था ना उसमें से हट गया ये। देखो तो आता तो ही समझ में। हाँ जी बेटा, कल हम लोग ने इलस्ट्रेशन नंबर 8 कर लिया था बेटे, इलस्ट्रेशन नंबर 4 हो गया था। चलिए आज करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। पढ़िए देखिए। X of Delhi purchased 10,000 meter of cloth of rupees 2 lakh, of which 5,000 meters were sent on consignment to Y of Agra at the selling price of rupees 30 per meter. X paid rupees 5,000 for freight and rupees 500 for packing, etc. Y sold 4,000 meter at rupee 40 per meter and incurred 2,000 for selling expenses. Y is entitled to a commission of 5% on total sales plus a further 20% on any surplus price realized over ₹30। ये तो अपन ने 2-3 बार सवाल कर लिया ऐसे कि पहले तो अपन किस पे दे देंगे, क्वेश्चन में जैसा बोला। अभी इस प्रश्न में 5% किसके लिए बोला है, टोटल सेल्स। तो जो माल बिका है उसका कितना परसेंट देंगे, 5%। और कहा था इसको माल बेचने के लिए 30 रुपए में, और अगर ये 40 रुपए में बेच रहा है या 50 रुपए में बेच रहा है तो जितना भी अंतर आ रहा होगा 30 और सेलिंग प्राइस के बीच में उस पर अपन कमीशन दे देंगे। आगे लिखा हुआ है 3,000 मीटर वर सोल्ड एट दिल्ली एट द रेट ₹30 पर मीटर। बेटा दिल्ली में कौन रहता है, कंसाइनर दिल्ली में रहता है। कंसाइनर ने 10,000 मीटर कपड़ा खरीदा था, उसमें से 5,000 भेज दिया कंसाइनमेंट पे, तो खुद के पास कितना बचा। उस 5,000 में से भी खुद ने कितना मीटर कपड़ा बेचा, 3,000, जिसमें बेचने पर कितने रुपए की वैल्यू मिली, 30 रुपये पर मीटर, और खर्चा कितना करना पड़ा, 3,000। इस लाइन को पढ़ो देखिए मेरे साथ। ओइंग टू फॉल इन मार्केट प्राइस, ओइंग का मतलब होता है कारण। ओइंग टू फॉल इन मार्केट प्राइस मतलब मार्केट में इसकी रेट 10% से कम हो जाने के कारण द इन्वेंट्री ऑफ क्लोथ इन हैंड इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। जो भी माल आपके पास इन हैंड मतलब बिना बिका हुआ रह जाएगा, क्या बेटा, बिना बिका हुआ रह जाएगा, उसका मूल्य कितना परसेंट से कम करना है, 10% से कम करना है। बात समझ में आ गई बेटा। अब तक तो क्वेश्चन एकदम साधारण दिख रहा था, खाली 10% वाली बात नहीं आ गई। और एक प्रिपेयर द कंसाइनमेंट अकाउंट, ये हमको बनाना आता है बेटा, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एक्स। करें हम लोग शुरू, चलिए लिखिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। इन द बुक्स ऑफ, माल कौन भेज रहा है, एक्स भेज रहा है, तो इन द बुक्स ऑफ एक्स। कौन सा अकाउंट बनाएंगे बेटे, कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट पे माल भेजने की एंट्री क्या होती है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। बेटा जिसने जो माल भेजा है वह इसने 2 लाख रुपए में 10,000 मीटर कपड़ा खरीदा, यानी 2 लाख बटे 10,000 करें तो पर मीटर 20 रुपए की रेट हो गई। लेकिन इसने वाई को भेजने पर यह कहा कि तुझे मेरा माल कितने में बेचना होगा, लेकिन वो बेच कितने में रहा है, 40, मतलब 30 रुपीज की इनवॉइस प्राइस हो गई ना बेटा। चलो 5,000 मीटर कपड़ा एट द रेट ₹30 पर मीटर, तो क्या इसकी प्राइस 1.5 लाख रुपए आ गई बेटा। तुरंत हम लोगों को क्या कर देना चाहिए, रिवर्स एंट्री पास कर देनी चाहिए। 5,000 मीटर कपड़ा गुणा 10, क्या इसकी कीमत 50,000 हो जाएगी बेटे।
अब बताओ, देखिए 1.5 लाख डेबिट में हो और 50,000 क्रेडिट में हो, अपने आप ही 2 लाख का आधा 1 लाख आ गया कि नहीं आ गया। कंसाइनमेंट पे गुड्स को भेजने पर कोई खर्चे होंगे तो एंट्री क्या होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना खर्चा किया देखिए, 5,000 तो भाड़े का, 500 रुपये पैकिंग का, तो कुल खर्चा कितना आ गया 5,500। एम आई क्लियर बेटे। गुड्स किसके पास पहुंच गया, कंसाइनी के पास, और उसने 4,000 मीटर कपड़ा कितने के हिसाब से बेचा, 40। कंसाइनी का नाम है बेटे वाई, एंट्री होगी वाई अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, तो बाय वाई। 4,000 मीटर कपड़ा 40 रुपए के हिसाब से 1,60,000 आ गया बेटा। अब अपने को वाई के जो खर्चे हुए हैं उसकी रिकॉर्डिंग करनी है, और जो उसे कमीशन देना है उसकी रिकॉर्डिंग करनी है बेटे। वाई ने देखिए माल को बेचने पर जो खर्चे किए हैं वो 2,000 के किए हैं, और किसी प्रकार का कोई खर्चा गिवन नहीं है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू वाई। पहले बात किसकी हो गई, सेलिंग एक्सपेंस जो कितने रुपए का हो गया 2,000। दूसरा हम उसे क्या देंगे बेटे, कमीशन। अब कमीशन के लिए अपने को क्या बनाना चाहिए, वर्किंग नोट। कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। सबसे पहले कौन सा कमीशन देंगे, साधारण कमीशन। साधारण कमीशन कितना परसेंट है बेटा, 5% टोटल सेल्स पे। तो टोटल सेल्स कितनी हुई, 1,60,000 का 5%, आगे 8,000 रुपये। और अपने को ओवर राइडिंग कमीशन देना है बेटा। उसने 5,000 सॉरी, जो कपड़ा बेचा है वो बेचा कितने रुपए में है, 40। 4,000 मीटर कपड़ा बेचा 40 रुपए के हिसाब से, तो 1,60,000 मिले इसको। लेकिन अगर वो बिना किसी दिक्कत के आसानी से माल बेचना चाहता तो 30 रुपए के हिसाब से माल बेचकर 1,20,000 रिकवर कर लेता। लेकिन कंसाइनी के एफर्ट के कारण कंसाइनर को फायदा 40,000 का हो गया। क्या हम इसे एक्सेस सेल्स का नाम दे सकते हैं बेटा। अब हमारा ओवर राइडिंग कमीशन प्रश्न में कितना परसेंट बोला है बेटे, 20%। तो 40,000 का 20% कितना रुपए, 8,000। क्या हमारा टोटल कमीशन 8,000 प्लस 8,000 बराबर 16,000 होगा क्या। 8,000 प्लस 8,000 बराबर 16,000, और आपको आंसर आ गया बेटा इसका। कमीशन कितना हो गया, 16,000। ये लीजिए 16 प्लस 2 कितने हो गए, 18,000। क्लियर है बेटा। चलो, अब क्वेश्चन में कोई एबनॉर्मल लॉस तो था ही नहीं बेटा। अब केवल क्या निकालेंगे, अनसोल्ड। बहुत इजी तरीका, अनसोल्ड स्टॉक। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। यूनिट सेंट कितनी थी बेटे, 5,000 मीटर, है ना। 5,000 मीटर कपड़ा सेंड किया, इसमें से कंसाइनी सोल्ड कितना कर चुका है, कितने बचे, 1,000 मीटर। बेटा चूंकि प्रश्न कौन सी प्राइस का है, तो अपने को सबसे पहले मूल्यांकन किस पे करना होगा, शेष बची हुई इकाइयाँ 1,000 मीटर कपड़े की है, जिसका इनवॉइस प्राइस 30 रुपए के हिसाब से, क्या 30,000 हुआ बेटा।
कंसाइनर के अगर मैं खर्चे जोड़ूं तो कंसाइनर के खर्चे थे माल को भेजने पर भाड़ा और पैकिंग के, कुल मिलाकर 5,500। अब मैं जब बोल रहा हूं तो तुम्हारे को याद आ रहा है कि हाँ 5,500 ही थे, जो उसने कितने मीटर क्लोथ पर भेजने पर किए थे, और अभी ना बिकी हुई इकाइयाँ कितनी हैं 1,000, तो 1,100 आ गया बेटा। क्या इसकी कीमत 31,100 रुपये की आ गई? लेकिन पहले अपने को वैल्यूएशन किस पे भी करना पड़ेगा, कॉस्ट। कुल मिलाकर कपड़ा 10,000 मीटर खरीदा गया था, समझ रहे मेरी बात? कितने में खरीदा था, 2,00,000 रुपए में। तो प्रति इकाई मीटर कपड़े की कीमत 20 रुपए थी बेटा। तो यहाँ पर 1,000 मीटर गुणा 20 बोले तो 20,000 आ गया बेटा। कंसाइनर ने माल को भेजने पर जो पैकिंग और भाड़े का खर्चा किया वो 5,500 था। 5,000 पे किया तो 1,000 पे कितना करेगा, 1,100। क्या इन्वेंट्री का वैल्यू 21,100 रुपये से कम आ गया बेटा? हाँ 100 रुपये का आ गया। यहाँ तक लिख लो, फिर नई बात समझेंगे अपन। वही करेंगे, वही डिस्कस कर, सब नोट कर लो पहले यहाँ तक। अगर प्रश्न में इनवॉइस प्राइस वाला क्वेश्चन नहीं होता तो क्या अपनी 31,100 रुपए की राशि का मूल्यांकन किए होते? क्या सीधे सीधे किसका कर लिए होते? और फिर क्वेश्चन में बोलता कि 10% प्राइस क्या हो गई, लेस, तो लेस 10%, 2110 आ गया बेटा। तो फिर हमारा वैल्यू 18,990 का रह जाता ना बेटे। अब यही 21,100 का 10% आप क्या कर लें, यहां से भी लेस कर दें, क्योंकि आप पहले बुक्स में रिकॉर्डिंग कौन सी प्राइस पे करोगे, 31,100। तो फिर आपको उसी में से कितना लेस करना पड़ेगा, 2110। दोबारा समझाता हूं मैंने क्या किया। पहले इसका मूल्यांकन किस पे किया बेटे, इनवॉइस। फिर किस पे किया, मैं तो देखो सब बच्चों जवाब बराबर देना। हमने शुरू में कितने सारे क्वेश्चंस कॉस्ट प्राइस वाले किए थे। मान लो ये प्रश्न भी किसका ही होता तो अपन सबसे पहले स्कंद का मूल्यांकन 21,100 किए होते और इसे उठाकर कंसाइनमेंट के सीआर में डाल दिए होते, कहानी खत्म। फिर ये बोलता नहीं 10% वैल्यू क्या करो इसकी, कम। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 2110 कम कर देते हैं तो इन्वेंट्री की वैल्यू 18,990 आ जाती है। बात समझ में आई बेटा? लेकिन चूंकि ये प्रश्न किसका है तो पहले मुझे 31,100 की गणना किस पे करनी पड़ी, इनवॉइस। पहला काम पूरा हो गया। लेकिन मुझे स्टॉक का मूल्य कम करके दिखाना है ना, तो स्टॉक का मूल्य वास्तव में तो 21,100 का ही था ना बेटा, तो कम भी कितने का होगा, 21,000। इसलिए पहले मैंने 31,100 रुपए का मूल्यांकन करके इनवॉइस प्राइस पर गणना करी और फिर उसमें से 2110 रुपए क्या कर दिए बेटे, कम कर दिए। तो अब इन्वेंट्री का वैल्यू घटकर कितने का रह गया, 28,990 का रह गया। तो मैंने 10% किसका लेस किया है, किसका लेस किया है, देखो बस दोनों जगह से लेस कर दिया। अगर इनवॉइस का लेस करूंगा तो मुझे स्टॉक रिजर्व भी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो मैं दो काम क्यों करूं, एक ही काम कर दूं ना। अगर मैं 31,100 का 10% लेस करूंगा तो मुझे जो स्टॉक रिजर्व आ रहा होगा 10,000 रुपये का, उसका भी 10% घटाना पड़ेगा। तो डबल काम करने की बजाय एक ही जगह से एक ही बार में लेस कर दो। समझे आप मेरी बात? अच्छा एक बात और बताओ, पहले भी 31,100 और 21,100 रुपये में कितने का अंतर था, पक्का? क्यों था, क्योंकि कॉस्ट प्राइस थी 20 रुपए की और इनवॉइस प्राइस थी 30 रुपए की, तो प्रति इकाई 10 रुपए का अंतर था और गुणा 1,000 बिना बिकी हुई इकाइयों 10,000 का अंतर था। अभी भी देखिए क्या दोनों में अंतर 10,000 का आ रहा है क्या, मतलब मैंने स्टॉक रिजर्व को चेंज किया ही नहीं। अगर मैं 10% 31,100 का 10% लेस किया होता तो फिर मुझे स्टॉक रिजर्व को भी 10% से 1,000 रुपये से कम करना पड़ता। क्यों मैं डबल काम करूं, सीधा सीधा बहुत सिंपल सा तरीका। पहले मैंने मूल्यांकन किस पे करके दिखा दिया, इनवॉइस पे, फिर एक बार किस पे करके दिखा दिया, कॉस्ट पे, फिर 10% मैंने दोनों जगह से किसका लेस कर दिया, कॉस्ट का। काम खत्म हो गया बेटा।
नाउ 28,000 यहाँ तक नोट कर लो फटाफट। लिख लिया सबने यहाँ तक? तो हम लोग क्या लिखेंगे अब, 28,990, और इधर की तरफ क्या लिखेंगे, स्टॉक रिजर्व। इसका भी रेफरेंस कौन से नोट का आएगा, वर्किंग नोट नंबर 2। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं 31,100 का 10% लेस किया होता तो ये 2,110 जो लेस हो रहे हैं वो 3,110 लेस हुआ होता। तो फिर यहाँ अभी लिखना नहीं आप लोग, जो तुमने किया है वही सही है। तो भी यहाँ पे वैल्यू 27,990 आ रही होती ना बेटे, फिर आप 27,990 में से कितना लेस करते, तो अंतर 9,000 का आया होता, क्योंकि वो स्टॉक रिजर्व को भी अपने को कितने परसेंट से कम करना पड़ता है, 10%। ये अपने को डबल नाटकबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, याद नहीं रहेगा बेटा एग्जाम में। हाँ जी, समझ में आ गया आपको? चलो, कंसाइनमेंट अकाउंट फिनिश हो गया। गिव मी द प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट कुछ 55,490 आना चाहिए। $55,490, और डेबिट और क्रेडिट का टोटल 2,38,990। ये रहा आपका कंसाइनमेंट अकाउंट। नई बात क्या थी, स्टॉक वाली बात थी। पहले आईपी पे कर लो, फिर कॉस्ट पे कर लो, फिर दोनों जगह से कॉस्ट का 10% लेस कर दो। बहुत बहुत सिंपल सी लाइन। रंजीत, अनसोल्ड स्टॉक को क्रेडिट में क्यों डाला? मैंने एक प्रश्न पूछा था पहले, 10 लाख का माल खरीदा, उसमें से 8 लाख का माल कितने में बेचा, प्रॉफिट 2 लाख का होगा कि 4 लाख का होगा? या फिर आप 12 लाख को 10 लाख से कंपेयर करोगे? आपने जो कपड़ा भेजा है वो कितना मीटर भेजा है, तो कंसाइनमेंट को डेबिट में 5,000 मीटर कपड़े से किया, और उधर इनकम कितने मीटर कपड़े की आ रही है? इधर तो डेबिट कितनी इकाइयों का है और उधर क्रेडिट कितनी इकाइयों का है? 1,000 अभी भी डेबिट साइड में ज़्यादा थी ना, उसे अपन ने अनसोल्ड में 1,000 से कर दिया कि नहीं कर दिया? अब डेबिट में कितनी थी, 5,000, क्रेडिट में गई 1,000, तो अब डेबिट में कितनी बची, 4,000 की लागत भी डेबिट में बची और इनकम भी क्रेडिट में बची 4,000 की। मैच हो गई कि नहीं हो गई? एबनॉर्मल इकाइयाँ और अनसोल्ड इकाइयाँ भेजी गई इकाइयों में ही तो शामिल होती हैं। तो अपन ने जब इन पूरी इकाइयों को भेजा था तो एंट्री क्या की थी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट किया था। तो एबनॉर्मल भी इसी में शामिल थी और अनसोल्ड भी इसी में शामिल थी। अब उनको मुझे हटाना है यहाँ से, तो इस अकाउंट को काट के नया अकाउंट बनाऊँ क्या, या जो कंसाइनमेंट आपने डेबिट किया था उसे क्या कर दूँ, क्रेडिट? तो आपने एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट किया और अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट किया। तो आपके डेबिट में अब केवल कौन सी इकाइयाँ बच गई, बेची गई इकाइयाँ, क्योंकि ना बिकी गई और एबनॉर्मली लॉस्ट को तो आपने कंसाइनमेंट के सीआर में हटा दिया कि नहीं हटा दिया। अब आपके डेबिट में बची भी कौन सी, बेची गई का लागत मूल्य, और क्रेडिट में भी कौन सी, बेची गई का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस लागत मूल्य, तभी प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आ गई आपको बात? दिस वाज द रीजन। ये डिस्कस पहले भी किया था मैंने, ध्यान नहीं दिया आप। अच्छा, नोट हो गया सबका? अच्छा एक बात और बताओ, जब 11वीं कक्षा में पहली बार ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था बेटे,
तो ट्रेडिंग के डेबिट साइड में आप परचेज लिखा करते थे ना, फिर आपको ट्रेडिंग के क्रेडिट में से क्लोजिंग स्टॉक हटाना पड़ता था। क्यों? कि वो ट्रेडिंग के क्रेडिट में जो सेल्स आ रही है ना, वो उन इकाइयों की आ रही है जिनको आपने बेचा है, जिनको आपने, लेकिन ट्रेडिंग के डेबिट में परचेज वो आ रही है जिनको आपने खरीदा है। तो खरीदी तो हो गई ज़्यादा और बेची हो गई कम। क्या मिसमैच हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए ट्रेडिंग के डेबिट में जो टोटल आपने परचेज डाल रखी थी, उसके क्रेडिट में उन स्टॉक को हटा दो जो आप बेच नहीं पाए। तो आपके डेबिट में भेजी गई, क्रेडिट में से ना बिकी हुई हटा दी, तो अब डेबिट में बेची गई इकाइयों का ही लागत मूल्य आ गया कि नहीं आ गया, और क्रेडिट में बेची गई इकाइयों का विक्रय मूल्य आ गया। विक्रय मूल्य को मैच करो कॉस्ट से, ज़्यादा है विक्रय मूल्य तो प्रॉफिट, कम है तो लॉस। समझ आ गई मेरी बात? दैट वाज द रीजन। ध्यान रहेगा ना भाई साहब? अब अपने से क्वेश्चन में क्या मांगा बेटे? ट्रेडिंग एंड पी एंड एल। शुरू करें ट्रेडिंग पी एंड एल? चल, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में सबसे पहले क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक। क्या आपने को प्रश्न में एक्स की बुक में कहीं पर भी ओपनिंग स्टॉक गिवन था क्या? नहीं था। लेकिन इसने जो माल खरीदा था वो गिवन था कि नहीं था? इसने कुल मिलाकर माल कितने रुपए का खरीदा हुआ था? 2 लाख। लेकिन क्या ये 2 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए का माल इसने कहां सेंड कर दिया था? कंसाइनमेंट। आपके कॉपी में कंसाइनमेंट अकाउंट देखो, कंसाइनमेंट के डेबिट में आपको 1.5 लाख दिख रहा है और क्रेडिट में 50,000 दिख रहा है। तो नेट में कंसाइनमेंट 1 लाख रुपए से डेबिट हुआ। ये 1 लाख रुपए का जो माल है, ये आपने 2 लाख के अलावा खरीदे गए माल को भेजा है या 2 लाख में से ही भेजा है? पक्का? तो बेटा 2 लाख रुपए की लागत, अब नहीं तो देखो, तो 2 लाख रुपए की जो लागत है वो कंसाइनमेंट में ऑलरेडी डेबिट हो चुकी है। 2 लाख रुपए की जो लागत थी उसमें से 1 लाख रुपए की लागत कंसाइनमेंट में ऑलरेडी बुक हो चुकी है ना। अब बाकी कितना बचा? तो 1 लाख ही कहाँ जाना चाहिए था? ट्रेडिंग में जाना चाहिए था। कहाँ जाना चाहिए था? लेकिन हमने कितना लिखा? लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी बुक्स में परचेज नाम का खाता कितने से डेबिट था। क्लोज करने के लिए मुझे क्रेडिट भी कितना करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? लेकिन इस 2 लाख रुपए में से तो 1 लाख रुपए का माल कहाँ जा चुका है? कंसाइनमेंट में माल भेजने की एंट्री बताओ क्या हुई थी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। फिर आपको जो मैंने जर्नल एंट्री लिखवाई थी उसकी लास्ट एंट्री में गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोज करने की एंट्री लिखवाई हुई है। चाहो तो पन्ने पलट के देखो आप लोग, देखो एक बार देखो, एंट्री सुननी है मुझे, क्या एंट्री थी वो? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट हो रखा है ना बेटा? देखो इधर, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब इधर देखिए एक बार स्क्रीन पे, ये तो था 10,000 मीटर कपड़ा कितने रुपए वाला? 20 रुपए वाला। हो गया 2 लाख रुपए। पक्का बेटे? और इधर आपके पास आ गया 5,000 मीटर कपड़ा 20 रुपए वाला, कितना रुपए? 1 लाख। अब आप मुझे फटाफट बताओ, ट्रेडिंग की डेबिट में कितना दिख रहा है, ट्रेडिंग के क्रेडिट में कितना दिख रहा है? नेट में खुद के पास पड़ा, जिसमें वो खुद व्यापार करेगा, वो 1 लाख का ही माल पड़ा है कि नहीं पड़ा है? और 1 लाख का माल कहाँ पे डेबिट हो चुका था? कंसाइनमेंट में। 1 लाख वहाँ डेबिट हो गया, 1 लाख यहाँ डेबिट हो गया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? और जब मैं आपको एंट्री लिखवा रहा था कि गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू ट्रेडिंग अकाउंट का लॉजिक क्या है, वो मैंने कहा था जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 कराऊंगा तब समझाऊंगा। आपको अपने आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कि अपन ने पहले तो एंट्री पास करी थी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, फिर उसे क्लोज करना है, तो एंट्री हुई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट भी क्या हो गया? क्लोज। बात समझ में आ गई? इधर डेबिट कितना हुआ? 2 लाख, उधर क्रेडिट कितना हुआ? 1 लाख। नेट में डेबिट कितना रह गया? 1 लाख।
और 2 लाख का माल जो खरीदा था उसमें 1 लाख यहाँ डेबिट हो गया, 1 लाख कहाँ डेबिट हो चुका था, कंसाइनमेंट में। तो खर्चे तो 2 लाख के थे ना। अगर मैं वो 1 लाख रुपए की कैंसिलेशन की एंट्री पास नहीं करता तो 2 लाख ट्रेडिंग में डेबिट हो जाते और 1 लाख कंसाइनमेंट में, तो कितना डेबिट हो जाता, जबकि माल खरीदा ही कितना था। बात समझ में आ गई क्या, लॉजिक समझ में आ गया बेटा ना। अब मुझे ये बताओ, कंसाइनर एक्स के पास कुल मिलाकर माल पड़ा कितना था, 10,000। उसमें से 5,000 वो कहाँ भेज चुका, तो खुद के पास कितना बचा। प्रश्न में साफ साफ लिखा हुआ है कि उसने स्वयं ने भी क्या किया है, 3,000 मीटर कपड़ा दिल्ली में, और दिल्ली में रहता कौन है, ये देखो एक्स कहाँ का रहने वाला है, दिल्ली का। उसने 3,000 मीटर कपड़ा कितने बेच दिया, 30 रुपए में, बाय सेल्स। कितने रुपए का सेल हो गया। अच्छा, खुद के पास भी तो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा, 5,000 जो बचे थे उसमें से 3,000 बेच दिया जाए तो कितना मीटर कपड़ा बचा होगा, 2,000। 2,000 कपड़े की लागत कितने रुपए की थी, 20 रुपए की। कितना रुपए, 40,000। बेटा हम लोग जब कंसाइनमेंट पे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू करते थे तो कंसाइनर के माल को भेजने के खर्चे, कंसाइनी के माल को गोदाम तक लाने के खर्चों का भी अनुपातिक हिस्सा ऐड करते थे ना। बताओ इस वाले माल पे कंसाइनर के खर्चों का या कंसाइनी के खर्चों का कोई भी हिस्सा ऐड होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों, ये माल तो कंसाइनी के पास पहुंचाया ही नहीं ना, ये तो माल हमारे पास ही पड़ा था ना। लेकिन क्या इसकी भी कीमत 10% से कम होगी कि नहीं होगी, क्योंकि प्रश्न में क्या लिखा था, ये देखो क्या लिखा है, द इन्वेंट्री ऑफ क्लोथ इन हैंड। इन हैंड का मतलब शेष बचा हुआ माल। तो जो माल कंसाइनी के पास बचा और जो माल कंसाइनर के पास बचा, दोनों ही शेष बचा हुआ माल था कि नहीं था। 40,000 का 10% बोले तो टोटल कितना आ गया बेटे, 36,000। बात समझ में आ गई सब बच्चों को। क्रेडिट का टोटल लगाएंगे 2,26,000 और डेबिट का टोटल लेस करेंगे तो क्या अपने पास ग्रॉस प्रॉफिट 26,000 का आ जाएगा बेटा, 2,26,000। अब जब P&L बनाने की बात आएगी तो हम सबसे पहले क्या ग्रॉस प्रॉफिट लिख देते हैं बेटे, कितना है ग्रॉस प्रॉफिट, 26,000। ओके, क्या कंसाइनर ने भी माल को 3,000 रुपए के माल को बेचने के लिए, खुद ने भी तो माल बेचने पर खर्चे किए, देखो 3,000 रुपए, टू एक्सपेंसेस एंड कमीशन। अच्छा, कंसाइनमेंट पे जो प्रॉफिट हुआ था उसकी एंट्री आपने क्या बोली थी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू P&L। P&L को डेबिट किया था कि क्रेडिट, अभी अपन कौन सा खाता बना रहे हैं, P&L बना रहे हैं ना, बाय कितना रुपए, 55,490। और अब हमारे सामने क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। कितना आएगा नेट प्रॉफिट, 78,490, 78,490 और ये टोटल आ गया 81,490। ऑल क्लियर बेटा। देखो मोनू अग्रवाल का क्वेश्चन आया है, डायरेक्ट एक्सपेंस भी ट्रेडिंग में दिखाएंगे ना, जो खर्चे कंसाइनमेंट अकाउंट में दिखाए जा चुके हैं क्या उन खर्चों को वापस से ट्रेडिंग में दिखाया जाएगा, नहीं। क्यों नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि जो 55,490 रुपए का प्रॉफिट आया है
वो सभी चीज़ों को समावेश करने के बाद ही आया है बेटे। समझ में आ गया सब बच्चों को? ये था हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग करेंगे अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा। सबने नोट कर लिया बेटे? प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ो मेरे साथ। मिस्टर वाई कंसाइंड 800 पैकेट्स ऑफ टूथपेस्ट। कितने पैकेट भेजे? 800। ईच पैकेट कंटेनिंग 100 टूथपेस्ट। हर एक पैकेट में कितना टूथपेस्ट था? 100। कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच टूथपेस्ट लिखा है कि पैकेट लिखा है? पैकेट। तो 800 गुना 900 करें तो 7,20,000 हो गया बेटा। मिस्टर वाई स्पेंड 100 रुपी पर टूथपेस्ट या पर पैकेट? एज कार्टेज। कार्टेज का मतलब होता है भाड़ा, फ्रेट मतलब भाड़ा, इंश्योरेंस और फॉरवर्डिंग मतलब माल भेजने के खर्चे। कितने हो गए बेटा? 100 रुपये पर पैकेट हो गए। ठीक है। 1 पैकेट वॉज लॉस्ट ऑन द वे। लॉस्ट मतलब रास्ते में खराब हो गया। एंड मिस्टर वाई लॉस्ड। लॉस्ट का मतलब होता है पैसा मांगना। इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगा और उसे कितने पैसे मिल चुके? 570 ऑन एन एवरेज बेसिस। इंश्योरेंस कंपनी ने कैलकुलेट किया और कितना क्लेम निकल कर आया? 570। आगे लिखा है कंसाइनी टुक द डिलीवरी ऑफ रेस्ट। रेस्ट का मतलब होता है बचा हुआ, वैसे रेस्ट का मतलब होता है आराम, लेकिन यहाँ पे रेस्ट का मतलब क्या होगा? बचा हुआ। ऑफ द पैकेट्स एंड स्पेंट रुपी 39,950 एज अदर नॉन रेकरिंग एक्सपेंस। अब थोड़ा मेरी बात का जवाब दो। मैंने कभी भी नॉन रेकरिंग एक्सपेंस का जिक्र ही नहीं किया होता, खाली हिंदी में बोल रहा होता अनावर्त व्यय। क्या बोल रहा होता? अनावर्त व्यय। और प्रश्न आ जाता आपके इंग्लिश लैंग्वेज में, तो क्या आईसी ब्रैकेट में डाल के देता है कि आपको नॉन रेकरिंग बराबर अनावर्त व्यय? अब ये अनावर्त बोल दे और चाहे नॉन रेकरिंग बोल दे, तुमको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये कौन से खर्चे हैं? माल को गोदाम तक लाने के। कितने हुए? 39,950। और 22,500 कौन से खर्चे हुए? रेकरिंग, मतलब माल को गोदाम में रखने के बाद जो भी खर्चे होंगे जो बार बार होते रहते हैं, किराया, सैलरी, बिजली पानी का खर्चा, ये कौन से होते हैं? रेकरिंग। क्या इन खर्चों को एबनॉर्मल लॉस या अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू में शामिल किया जाता है क्या? आगे, ही सोल्ड कितने पैकेट्स? एट द रेट ऑफ 12 पर पैकेट या पर टूथपेस्ट? एक पैकेट में कितने टूथपेस्ट थे? 100। तो पर पैकेट की रेट 1200 रुपये हो गई कि नहीं हो गई? एक में 12, एक में 100 थे, एक बेचने पर 12 मिलते हैं, तो 100 को बेचने में 1200 मिलेंगे ना। ही वॉज एंटाइटल टू 2% कमीशन ऑन सेल्स प्लस 1% डेल क्रेडिटर कमीशन। ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड, एबनॉर्मल लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस कंसाइनमेंट। इतना नहीं बोलता, खाली बोल देता प्रिपेयर कंसाइनमेंट, तो भी सब बातें इसमें कवर हो जाती कि नहीं हो जाती? करें शुरू? है तो बहुत आसान, होमवर्क में दे सकता हूँ मैं आपको, आप लोग ट्राई कर लेना, मैं एक बार क्लास में करवाई देता हूँ। ठीक है, आप घर पे भी ट्राई कर लेना। लिखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3। कंसाइनर का नाम क्या है बेटे? वाई। इन द बुक्स ऑफ वाई कंसाइनमेंट अकाउंट
हाँ जी, कंसाइनमेंट पे माल भेजने पर एंट्री क्या होती है? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितने पैकेट भेजे थे? 800। और पर पैकेट की रेट कितनी थी? 900। और क्या इस प्रश्न में कहीं पर भी इनवॉइस प्राइस को लेकर कोई सूचना थी? इसका मतलब ये प्रश्न कौन से प्राइस का है? कॉस्ट का है। कंसाइनर जब माल को भेजने पर खर्चा करता है तो एंट्री होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। 100 रुपए पर पैकेट पे खर्चा किया क्या? तो पैकेट कितने थे? 800। और पर पैकेट पे खर्चा हुआ 100। क्या वैल्यू 80,000 आ गई बेटा? क्योंकि इस प्रश्न में क्या हो गया है? एबनॉर्मल लॉस। तो पहले अपने को एबनॉर्मल लॉस निकालना पड़ेगा। रास्ते में हो गया क्या बेटा? एक पैकेट की प्राइस कितने की थी? 900। तो 900 रुपये आ गया। एक पैकेट को भेजने पर खर्चा कितना था? 100 रुपये। तो खर्चे की वैल्यू कितनी आ गई? 100 रुपये। तो बेटा नुकसान जो हुआ वो कितने रुपए का हुआ? 1,000। ईजी है एकदम। एक पैकेट 900 रुपये का था, 900 की लागत हो गई। एक पैकेट को भेजने पर 100 रुपये खर्चा हो रहा था, तो 100 रुपये खर्चा हो गया। 900 प्लस 100 बराबर कितना हो गया? 1,000। लेकिन क्या अपने को इंश्योरेंस कंपनी से कितने मिल रहे हैं बेटा? 570। तो इधर क्या लिख दें? बाय इंश्योरेंस क्लेम 570 और बाय पी एंड एल अकाउंट। क्या नुकसान 430 रुपये का हो गया बेटे? ये लो साहब, बाय इंश्योरेंस क्लेम 570, बाय पी एंड एल 430। अच्छा, कंसाइनी को भी तो माल डिलीवर हुआ बेटा, और कंसाइनी ने माल को गोदाम तक ले जाने के लिए कितने खर्चे किए? 39,950। एंट्री क्या होती है? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। और क्योंकि मुझे प्रश्न में कंसाइनी का नाम नहीं गिवन, इसलिए कंसाइनी ही लिखना पड़ेगा। पहले खर्चे कौन से हुए? नॉन रेकरिंग, 39,950। फिर दूसरे हुए रेकरिंग। रेकरिंग खर्चे कितने हुए? 22,500। अरे इसे कमीशन भी देना है क्या अपने को? हाँ, तो कमीशन की भी गणना साथ में ही करेंगे। कमीशन हाँ करेंगे, सब करेंगे। थोड़ा धैर्य रखो बेटे। अभी हम लोग किसकी एंट्री करेंगे? सबसे पहले सेल्स की, जो माल बिकेगा पहले उसकी एंट्री। माल बेचने की एंट्री बताओ। कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? सेल्स। कितने पैकेट उसने बेचे बेटे? देखो 740 पैकेट बेचे। 740 पैकेट में पर पैकेट कितनी टूथब्रश थी? टूथपेस्ट थे 100 टूथपेस्ट थे। और एक टूथपेस्ट को बेचने पर कितना पैसा मिला? 12। तो पहले 740 गुना 100 करें और फिर 12 करेंगे। 8,88,000। आई बेटे बात समझ? अच्छा, आपने को कमीशन के लिए देखो क्या बोला हुआ है। ही वॉज एंटाइटल टू 2% कमीशन ऑन सेल्स। तो 8,88,000 का 2% देना होगा, प्लस 1% डेल क्रेडिटर कमीशन। प्रश्न में कहीं पर भी कुछ नहीं लिखा हुआ कि उधार विक्रय का देना है कि कुल विक्रय का देना है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, थ्योरी में लिखवाया आपको मैंने, कुल विक्रय का दे दिया जाता है। तो 2 + 1 कितना परसेंट हो गया? 3%। 8,88,000 का 3%। एक बार दोबारा बोल दें। 26,640। टोटल बताइए। नवासी 1,090। ठीक है बेटे। अब अपने को किस चीज़ का वैल्यू करना होगा?
वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2, सबसे पहले हमेशा की तरह क्या लिखेंगे, सेंट। कितने पैकेट सेंड किए थे अपन ने, 800। लॉस्ट इन ट्रांजिट, केवल एक पैकेट खराब हुआ बेटा। कंसाइनी को कितना पैकेट रिसीव हुआ, रिसीव्ड बाय कंसाइनी 799 लेस अनसोल्ड 59 पैकेट निकल कर आ गया बेटा। अच्छा एक बात ईमानदारी से बताओ, ये लिखने से थोड़ा इजी हो जाता है क्या? ग्रेट। नाउ वैल्यू अगर करेंगे 59 पैकेट में पर पैकेट का लागत मूल्य कितना था, 900। देखो प्रश्न पढ़ेंगे तो याद भी रहेगा। पर पैकेट कितने का था, 900। क्या हुआ बेटे, फिर से बोल एक बार। हाँ आ गया समझ में, प्रश्न में दिया था 1 यूनिट खराब हो गए। एक पैकेट 900 का था तो 59 पैकेट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 900 से, कितना, 5300, 53,100, 53,100। बेटा माल भेजने पर कंसाइनर ने भी खर्चे किए थे। कंसाइनर ने पर पैकेट माल भेजने पर खर्चा किया था 100 रुपए का, प्रश्न पढ़े थे ना अपन लोग। और ऐसे कितने पैकेट बाकी हैं, 59। करो देखें मल्टीप्लाई, 5,900। बेटा ये माल किसके पास पड़ा हुआ है, माल को उठाकर गोदाम तक ले जाने के लिए कंसाइनी ने नॉन रेकरिंग खर्चे किए हुए हैं ना, ये तो खर्चे हो गए कंसाइनर के। अब किसके लेंगे, कंसाइनर। देखो कंसाइनी के सारे खर्चे लूँ या केवल 39,950, 39,950 को बताओ डिवाइड 800 से करें या 799 से, 799। क्यों, उसके पास पहुंचाई कितनी इकाइयाँ थी, 700। वेरी गुड, मल्टीप्लाई बाय 59, 2,950। टोटल बताओ, इकसठ 950, 61,950। हाँ 61,950, ये था हमारे स्टॉक का मूल्य। बेटा आदत हो गई होगी अब से क्वेश्चन करने की, भेजे, खराब हुए, बचा, बेचा, अनसोल्ड, इतना इतने का था, खर्चों का अनुपातिक, खर्चों का अनुपातिक, आंसर 61,950। बताओ प्रॉफिट है कि लॉस है, प्रॉफिट है, देख लो कहीं लॉस नहीं हो जाए। पहले मुझे क्रेडिट का टोटल बताओ, 9,50,900, 61,000, 61,860 का प्रॉफिट। 950, 950, ये तो कोई मोबाइल नंबर हो गए। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 61,860। देखो प्रश्न में क्या क्या बोला था इसने, एक बार देखना। पहले तो क्या बनाओ, कंसाइनमेंट बना दिया। क्या उसमें कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री भी आ गई, आ गई। क्या उसमें अब नॉर्मल लॉस भी आ गया, आ गया। क्या प्रॉफिट और लॉस भी आ गया, आ गया। और तुमको समझ में आ गया। आखिरी क्वेश्चन,
प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4, पहले पढ़ो इस प्रश्न। Sent on consignment goods valued at rupees 1 lakh to be of Mumbai on 1st of March 29। ध्यान सुनिए, 1 मार्च 2019 को माल भेजा था 1 लाख रुपए का। He incurred the expenditure of rupees 12,000 on freight and insurance. His accounting year closes on 31st December। 31 दिसंबर को ये अपनी पुस्तकें क्या करता है बेटे, क्लोज करता है। B was entitled to a commission of 5% on gross sale प्लस अ डेल क्रेडिटर कमीशन ऑफ कितना परसेंट, 10। प्रश्न में कुछ नहीं गिवन हो कि डेल क्रेडिटर कमीशन किस पे देते हैं, तो टोटल सेल्स पे देते हैं। थ्योरी में लिखवाया आपको मैंने। B took deliveरी ऑफ द कंसाइनमेंट बाय इनकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज 3,000 फॉर गुड्स कंसाइन। माल को उठाया और गोदाम तक ले गया, खर्चे कितने कर दिए, 3,000। ऑन 31st December 2019 be informed on phone that he had sold all the goods for rupees 1,50,000 by incurring selling expenses of rupees 2,000। बेटा उस सारा का सारा माल बेच दिया उसने, मतलब ना एबनॉर्मल लॉस है ना अनसोल्ड स्टॉक। क्वेश्चन इजी हो गया कि नहीं हो गया? एक छोटी सी बात के कारण ही ये प्रश्न थोड़ा डिफरेंट है। आगे पढ़िए। एंड ही फर्दर इन्फॉर्म्ड दैट ओनली 1,48,000 हैड बीन रियलाइज्ड। मतलब जो 1.5 लाख का माल बेचा उसमें से उसे 2,000 का क्या हो गया, बैड डेट्स। बताओ इस प्रश्न में हमें कंसाइनर के रूप में कोई एंट्री करनी होगी या नहीं करनी होगी? क्योंकि हम क्या दे चुके हैं, हम डेल क्रेडिटर कमीशन दे चुके। अब कंसाइनी जाने उसका काम जाने, समझ गए? अपने को तो 1.5 लाख लेने हैं उस। एंड रेस्ट वॉज कंसिडर्ड इरिकवरेबल, मतलब बैड डेट्स हो गया। एंड ही वुड बी सेंडिंग द चेक इन अ डे और सो फॉर द अमाउंट ड्यू अलॉन्ग विद द अकाउंट सेल। और वो क्या कर देगा, आने वाले दिनों में जो भी पैसा बनता है वो अकाउंट बनाकर, चेक बनाकर दे देगा। अंडरस्टूड बेटे? देखो चेक कब मिला अपने को, 5 जनवरी 2020 को। ए रिसीव द चेक फॉर द अमाउंट ड्यू फ्रॉम बी एंड इनकर्ड बैंक चार्जेस ऑफ रुपीज 260 फॉर कलेक्टिंग द चेक। द अमाउंट वॉज क्रेडिटेड बाय बैंक ऑन विच डेट, 9th of January 2020। सब बच्चे पढ़ेंगे लास्ट लाइन, सारे बच्चे। राइट अप द कंसाइनमेंट अकाउंट फाइंडिंग आउट द प्रॉफिट और लॉस। ये तो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने से आ जाएगा। दूसरा, ये हमारा कंसाइनी अकाउंट हुआ, ये आ जाएगा। आगे बोलो क्या लिखा है। प्रोविजन फॉर एक्सपेंस ही नया अकाउंट आया कि नहीं आया? और दूसरा, बैंक अकाउंट बनाओ किसकी बुक में, कंसाइन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस अप टू द रिसीट एंड कलेक्शन ऑफ चेक। मतलब जो बैंक अकाउंट आप बनाओगे उसमें और किसी प्रकार के लेन देन को नहीं दिखाना, बस जो चेक मिला और जो उसे बैंक में कलेक्शन हो गया खाली उसी की एंट्री दिखानी है। सिर्फ प्रोविजन फॉर एक्सपेंस के कारण ये क्वेश्चन बाकी के क्वेश्चन से डिफरेंट है। बाकी पूरी ईमानदारी से बोलिए 90% प्रश्न पढ़ने के साथ ही सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया? माल भेजने की एंट्री, माल भेजने के खर्चे की एंट्री, कंसाइनी के खर्चे की एंट्री, बेचने की एंट्री, अनसोल्ड है नहीं, एबनॉर्मल है नहीं, कमीशन की एंट्री, काम फिनिश हो गया ना? लिखो दे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 in the books of A। कंसाइनमेंट अकाउंट। पहली एंट्री किस चीज की होगी, माल भेजने की। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितने रुपए का माल भेजा इसने, 1 लाख। माल को भेजने पर खर्चा किया बेटा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ये किया उसने 12,000। क्या कंसाइनी बी के खर्चे हुए? हाँ सर। देखो कितने खर्चे हुए,
3,000 तो उसके हो गए माल को गोदाम तक लाने के और माल को बेचने के 2,000। तो क्या हम 3,000 को नॉन रेकरिंग बोल सकते हैं बेटा, और 2,000 को रेकरिंग बोल सकते हैं, और साथ ही साथ हम इसे क्या देंगे, कमीशन। अब कमीशन की कैलकुलेशन कब होगी, सेल्स के बाद में। माल बेच रहा है कंसाइनी, बी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, ब्रैकेट में क्या लिख दें, सेल्स। सारा का सारा माल कितने में बेच दिया, चूंकि हमने इसे क्या दिया है, तो बैड डेट्स का लेखा हमारे बुक्स में नहीं होगा। अब हम देखो 5% तो क्या दे रहे हैं, साधारण कमीशन, और 3% क्या दे रहे हैं, डेलिकेटेड कमीशन। दोनों ही सेल्स पे दिया जाएगा। 5 + 3 कितना हो गया, 8। करेक्ट। क्या ये 17,000 आ गया। बस इधर देखो बेटा, बहुत ध्यान सुनिएगा। प्रोविजन का मतलब होता है ऐसे खर्चे जिनका संबंध तो चालू वर्ष से है लेकिन वो होंगे अगले वर्ष में। सब बच्चों की आवाज सुननी चाहिए, मुझे समझ में आना चाहिए आपको। ऐसे खर्चे जिनका संबंध किससे है लेकिन वो होंगे अगले वर्ष। तुम दिमाग लगाओ बेटे, अगर 260 रुपए का जो ये बैंक चार्ज का खर्चा आपको दिख रहा है ना, 260 रुपए, ये बी ने कौन से कंसाइनमेंट के बिके हुए माल से संबंधित चेक दिया है, इस 1.5 लाख रुपए से ना बेटा। और ये 1.5 लाख रुपए की सेल इस चालू वर्ष की सेल है ना बेटे, लेकिन ये खर्चा आपको अगले साल यानी कि 2020 में होता दिखाई दे रहा है, और हमारा करंट ईयर कौन सा है, 2019। थोड़ा पहले मुझे नॉर्मल समझाओ, क्या मैं 2019 के खर्चों को 2020 के लाभ हानि खाते से चार्ज करूं या नहीं करूं? नहीं करेंगे, बिल्कुल सही जवाब। कि खर्चा किस साल का है, 2019 का, और आप रिकॉर्ड कहाँ कर रहे हो, गलती होगी कि नहीं होगी। ऐसा कोई खर्चा जो है किस वर्ष का, लेकिन होगा कब, तो बुक्स में भी कब आएगा, तो जब इस साल की बुक्स में बंद कर दूंगा तो मैं उस खर्चे को इस साल से चार्ज नहीं कर पाऊंगा। बोलो बेटा, तो एक खोपड़ी लगाई मैंने कि क्यों ना मैं प्रोविजन नाम का अकाउंट बना लूं। क्या बना लूं, प्रोविजन का मतलब भविष्य में होने वाले खर्चों के लिए वर्तमान में ही समायोजन बिठा लेना। सुना होगा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। इस साल में बेचे गए डेटर्स का पैसा अगले साल अगर बैड डेट्स हो जाए तो नुकसान होगा अगले साल, संबंध होगा इस साल से। इस साल के खर्चों को अगले साल की इनकम से एडजस्ट करोगे, गड़बड़ होगी कि नहीं होगी। तो अपन लोग करंट ईयर में ही P&L से पैसा निकाल लेते हैं और प्रोविजन में डाल लेते हैं। कहाँ डाल लेते हैं, एंट्री हो जाती है P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। और जब भविष्य में वो क्या हो जाएगा, बैड डेट्स हो जाएगा, तो बैड डेट्स को लाभ हानि खाते से चार्ज करने के बजाय प्रोविजन खाते से चार्ज कर लिया जाता है। बात समझ में आ गई बेटे। अब इस प्रश्न में भी 260 रुपए का खर्चा हमें 2020 में होता दिखाई दे रहा है ना बेटा, लेकिन ये चेक कौन से वर्ष की सेल से संबंधित था, 2019। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टू बैंक चार्ज तो नहीं लिख सकते क्योंकि बैंक चार्ज आएगा पुस्तकों में कब, 2020 में, लेकिन बर्डन किस खाते में आना चाहिए, 2019 के कंसाइनमेंट में। बर्डन मतलब ये कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होना चाहिए। तो अपन एक एंट्री घुमाएंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, फॉर एक्सपेंस। कितना रुपीज, 260। फटाफट बोलो कितना रुपीज, 260। अब आप देखो आपका सही सही प्रॉफिट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ देखें। 20,740। अब मन में एक सवाल पैदा हुआ, सर अपन ने 260 के लिए ही प्रोविजन क्यों बनाया,
बाकी के जो खर्चे थे 3,000, 2,000, 12 और ये 12,000 ऊपर के जो खर्चे थे, इनको प्रोविजन में क्यों नहीं डाला? क्योंकि ये खर्चे इसी साल के थे और इसी साल में ही हो गए। 260 का खर्चा है तो किस साल का? इस साल का, लेकिन इस साल में नहीं हुआ। कब हुआ? अगले साल। बात समझ में आ गई क्या? इसलिए मैंने एंट्री घुमाई, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर एक्सपेंस। आ गई बेटा बात समझ? अब आप लोग केवल बोर्ड एक बार देखते रहिए, लिखने की आवश्यकता नहीं, केवल देखते रहिए। मैंने एक एंट्री पास करी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर एक्सपेंस, कितने रुपए की? बात समझ में आ गई बेटा? बाद में 2020 में बैंक चार्जेस की एंट्री हुई, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक 260। अगर मैंने क्या नहीं बना रखा हो तो मुझे इस बैंक चार्ज को किस खाते से निकालना पड़ेगा? बैंक चार्ज। गड़बड़ हो गई कि नहीं हो गई? खर्चा तो था और लाभ हानि खाता है, मिसमैच हो गया कि नहीं हो गया? तो अब की बार मैं दिमाग क्या लगाऊंगा? अरे भाई, तुमने पहले से क्या बना रखा है? प्रोविज़न फॉर एक्सपेंस को डेबिट कर दो और बैंक चार्जेस को क्रेडिट कर दो। बात समझ में आई? बैंक चार्ज पहले क्या हुआ? सॉरी, प्रोविज़न पहले क्या हुआ? देखो, क्रेडिट, और फिर बाद में क्या हुआ? एंट्री कंसाइनमेंट टू बैंक चार्ज ही हुई कि नहीं हुई? समझना है? प्रोविज़न ऐसे खर्चे, बोलेंगे मेरे साथ, जिनका संबंध चालू वर्ष से है लेकिन उनकी उत्पत्ति अगले वर्ष में होगी। तो ऐसे खर्चों को चालू वर्ष के लाभ हानि खाते से अथवा प्रेषण खाते से चार्ज करने हेतु लाभ हानि खाता अथवा प्रेषण खाते को डेबिट करते हुए प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। हालांकि तुम सुन भी लिए थे, लेकिन बुलवाया मैंने इसलिए कि इस नींदों में हो, क्या पता कोई सुनते समय। अब जा क्या होगा बोलते बोलते। बात समझ में आ गई? आगे कंटिन्यू करो, और जैसे ही वे खर्चे उत्पन्न हो जाएंगे, सब बोलेंगे, उन खर्चों को उस वर्ष के लाभ हानि खाते से या प्रेषण खाते से चार्ज नहीं करेंगे, जबकि बनाए हुए प्रोविजन खाते से चार्ज करेंगे। आ गई बात समझ? वंडरफुल। आप लोगों को पहला जो पॉइंट था, कौन सा अकाउंट मांगा था? कंसाइनमेंट बना चुके अपन ने। दूसरा कौन सा का था? बी का। अब देखो, बनाओ मेरे साथ बी का अकाउंट। बेटा मैंने आपको अब तक डेट कॉलम नहीं लिखवाया था ना? इस कॉलम में आएगा डेट कॉलम, क्योंकि माल तो बेचा था 2019 में और पैसे दे रहा है 2020 में। माल इसने बेचा था 2019 में, तो अपन ने एंट्री पास की थी, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। इसने हमारा कितने रुपए का माल बेचा, और 2019 में ही खर्चे और कमीशन काट कर कितना पैसा आया? 17,000। तो बेटा 2019 के एंड में क्या इसने हमारे को चेक दे दिया था? तो बताओ मैं क्या सिखाते आया अब तक? बाय बैलेंस सीडी कर देते हैं हम लोग। बेटा वो गलती से क्या, इस पेन में थोड़ी दिक्कत आ रही है, वो 1,33,000 लिखा है मैंने। 1.5 माइनस 17 बराबर 1,33,000। ये कितना हो गया? 1,50,000। अब 1 जनवरी 2020 को क्या इस खाते में शेष टू बैलेंस बीडी 1,33,000 आ रहा है बेटा? इसने हमें चेक कब दिया? 5 तारीख को। बेटा बी से चेक मिला, एंट्री बोलिए।
आपने बोला बैंक अकाउंट डेबिट टू बी, बी क्या हो रहा है, क्रेडिट। कितने का चेक मिल गया, कहानी खत्म हो गई बी के खाते की। तो पहला खाता मांगा था कंसाइनमेंट, दूसरा कौन सा खाता मांगा था, बी। बना लिया अपन ने बी का अकाउंट। अब अपने से प्रश्न में कौन सा खाता मांगा गया, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस। बेटा अपन ने दिसंबर 2019 में पैसे कंसाइनमेंट अकाउंट से निकाले थे क्या, और कौन से खाते में डाले थे, प्रोविजन। तो बाय कंसाइनमेंट कितना रुपीस, 260। क्या ये चेक का पैसा हमें 2019 में मिल गया था, नो सर, इसलिए प्रोविजन खाते का शेष भी कितना रह गया था, 260। फिर जब हम 1 जनवरी 2020 को इस खाते की ओपनिंग करेंगे तो जो टू बैलेंस सीडी था क्या वे बनकर बाय बैलेंस बीडी आ जाएगा। बेटा जो बैंक चार्ज की एंट्री हुई वो एंट्री क्या हुई थी, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक हुआ था, और अपन इसे P&L से निकालें या प्रोविजन से, एंट्री क्या होगी, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक चार्जेस, 260। अल्टीमेटली 260 रुपए का बर्डन जो है वो कंसाइनमेंट खाते पर ही आया कि नहीं आया, और हमने 2019 के खर्चे को 2020 के लाभानी खाते से चार्ज करने से बचा भी लिया। ठीक है, आखिरी खाता कौन सा मांगा था, बैंक अकाउंट। बैंक में पैसा किससे आया, बी से। कितने रुपए का आया, 1,33,000। इस चेक को बैंक में जमा करने पर एंट्री हुई बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, 260। एक 32,740। बेटा 20 एक बार लिखना बंद करिए, आराम से नोट कर लेना, पहले एंट्री बोलो, बी से चेक मिलेगा, एंट्री बोलो, बैंक क्रेडिट में टू भी आ गया। ये चेक अपन कहाँ जमा कर दिए, बैंक ने बोला 260 रुपए किस बात के लग गए, तो मेरे को बैंक खाते को क्रेडिट करना पड़ेगा। एंट्री बोलेंगे बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक क्रेडिट हो गया बाय बैंक चार्जेस। तो आपके पास जो बैंक में बैलेंस रह गया क्या वह 1,32,740 का रहा बेटा। करेक्ट। कितने खाते मांगे थे इसमें, कंसाइनमेंट, कंसाइनी, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस और बैंक, चारों बना दिया। ऑल क्लियर एवरीबॉडी। चलो ये तो थे जितने भी क्वेश्चंस अपन ने अब तक किए, ये सब कंसाइनर की बुक में एंट्री करी। कल हम सीखेंगे कंसाइनी की बुक में एंट्री करना, और फिर ये चैप्टर जब खत्म होगा तो एक बार इसका रिवीजन कर देंगे फटाफट। ठीक है।